नमस्ते दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे साए की जो सिर्फ दिखाई ही नहीं देता बल्कि अपने शिकार का पीछा भी करता है। और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका नाम है रोहित शर्मा। रोहित मुंबई में रहता है और उसकी जिंदगी बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रोहित मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। सुबह ऑफिस जाना, पूरे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना और फिर रात को थक कर घर लौट आना। वो अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। एक छोटा सा खुशहाल परिवार था उनका। रोहित थोड़ा शांत स्वभाव का था, ज्यादा दोस्तों में नहीं रहता था और ज्यादातर अपना समय काम या घर में बिताता था। लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक बात थी, उसका गांव। असल में रोहित का बचपन गांव में ही बीता था। वही मिट्टी, वही खेत, वही पुराना घर, सब कुछ उसकी यादों में आज भी जिंदा था। लेकिन करीब 10 साल पहले उसके पापा ने गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट होने का फैसला लिया था। तब से रोहित कभी गांव नहीं गया। जब भी वो गांव जाने की बात करता, उसके पापा का चेहरा अचानक बदल जाता। वो हमेशा एक ही बात कहते, उस गांव में अब कुछ नहीं बचा। लेकिन उनके चेहरे पर जो डर दिखता था वो कुछ और ही कहानी बता रहा था। एक दिन अचानक उनके घर एक शादी का कार्ड आया। ये कार्ड था रोहित के चाचा के बेटे की शादी का, जो गांव में ही होने वाली थी। घर में खुशी का माहौल बन गया क्योंकि इतने सालों बाद गांव जाने का मौका मिल रहा था। रोहित तो सबसे ज्यादा खुश था, लेकिन जैसे ही उसके पापा ने यह सुना, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उस गांव में वापस नहीं जाएंगे। घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है उस गांव में जिससे उसके पापा इतना डरते हैं। काफी समझाने के बाद रोहित की मम्मी ने किसी तरह उनके पापा को मना लिया। बहुत बहस और सोच विचार के बाद आखिरकार वो तैयार हो गए। लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था वो अब भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद पूरा परिवार मुंबई से गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर रोहित के पापा बिल्कुल चुप थे। ना वो किसी से बात कर रहे थे, ना ही मुस्कुरा रहे थे। बस खिड़की के बाहर देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वहां क्या होने वाला है। जैसे जैसे वो गांव के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे माहौल बदलता जा रहा था। शहर की भीड़ भाड़ और शोर की जगह अब सुनसान सड़कें थी। चारों तरफ घने पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक ठंडक थी जो सीधा दिल तक महसूस हो रही थी। शाम का वक्त था जब वो गांव पहुंचे। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोहित ने बचपन में देखा था। मिट्टी के घर, टूटी हुई सड़कें और चारों तरफ फैला सन्नाटा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के लोग रोहित और उसके परिवार को अजीब नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ जानते हों जो रोहित और उसका परिवार नहीं जानता। ये सब देखकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने पुराने घर की तरफ बढ़ गया। उनका पुराना घर सालों से बंद पड़ा था। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। घर के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां अब भी मौजूद हो, जैसे उस घर ने अभी तक किसी का इंतजार किया हो। रोहित धीरे धीरे घर के अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जो घर के अंदर ही था और वो अंदर से बंद था। रात के करीब 11 बजे का समय था। सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई, ठक ठक ठक। सब एकदम चौंक गए। रोहित ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा थी। उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन तभी फिर से वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज घर के अंदर से आ रही थी, उसी बंद कमरे की तरफ से। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित के पापा तो जैसे डर से जम गए थे।
उन्होंने तुरंत सबको चुप रहने को कहा और धीरे से बोले, वो वापस आ गया है। ये सुनते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, कौन वापस आ गया और क्यों? तो दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। रोहित और उसके परिवार के साथ उस गांव में जो कुछ हुआ वो इतना डरावना था कि आज भी वो उस रात को याद करके कांप उठता है। चलिए अब शुरू करते हैं। रात का समय था और घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित और उसका परिवार उसी पुराने घर में बैठे थे जहां कुछ देर पहले ही उस बंद कमरे से खटखटाने की आवाज आई थी। रोहित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपने पापा की तरफ देखा और पूछा, पापा, कौन वापस आ गया? लेकिन उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा डर से सख्त हो चुका था और वो बस उस बंद कमरे की तरफ घूर रहे थे। तभी अचानक फिर से ठक 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 की आवाज गूंज उठी, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। रोहित की बहन डर के मारे रोने लगी और मम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया। पूरे घर में डर का माहौल बन चुका था। रोहित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मम्मी ने डरते हुए उसे रोका, रोहित मत जा। लेकिन रोहित नहीं रुका। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई और पूरा घर एकदम शांत हो गया। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा। वो अंदर से बंद था, लेकिन उस पर पुराने खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर जोर से नोचने की कोशिश की हो। रोहित ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा और उसी पल अंदर से किसी ने भी उसी जगह हाथ रख दिया। ये महसूस होते ही रोहित ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, अंदर कोई है। रोहित के पापा धीरे धीरे उठे और उसके पास आए। कुछ पल तक वो उस दरवाजे को देखते रहे। उससे और डर से भरी आवाज में बोले, कोई अंदर नहीं है। ये दरवाजा आज भी बंद रहेगा। कोई इसे नहीं खोलेगा। उनकी आवाज में अजीब सा डर छुपा था। वो वापस जाकर बैठ गए, लेकिन अब रोहित के मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगे थे। आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जिसे उसके पापा इतना छुपाना चाहते थे? उस रात किसी की भी ठीक से नींद नहीं आई। रोहित बार बार उसी दरवाजे के बारे में सोचता रहा। करीब रात के 2 बजे उसे फिर से वही थक 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 की आवाज सुनाई दी। लेकिन इस बार आवाज दरवाजे से नहीं, बल्कि उसके कमरे की खिड़की से आ रही थी। उसने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि वहां कोई खड़ा है। एक काली परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। रोहित ने हिम्मत करके खिड़की के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो परछाई अचानक गायब हो गई। उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसके कान के पास बहुत धीरे से फुसफुसाया, तू वापस आ गया। ये सुनते ही उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सुबह होते ही रोहित ने सारी बात अपने पापा को बताई। इस बार उनके पापा का डर और भी साफ नजर आ रहा था। उन्होंने उसे एक कोने में ले जाकर कहा, तुम लोग आज ही यहां से वापस चले जाओ, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। उनकी आवाज कांप रही थी। तभी घर के बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई। गांव के कुछ बुजुर्ग खड़े थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, तुम लोग वापस आ ही गए। उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, मना किया था, इस घर में मत आना। रोहित के पापा चुप हो गए, जैसे वो सब कुछ जानते हों। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, क्यों, क्या है इस घर में? कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर वो बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, इस घर में अब कोई इंसान नहीं रहता, यहां सिर्फ वो साया रहता है। फिर सुबह की हल्की रोशनी पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन रोहित के घर के अंदर
अब भी एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। बाहर खड़े गांव के बुजुर्गों की बातें सुनकर रोहित के मन में कई सवाल उठने लगे थे। उसके पापा चुप खड़े थे, जैसे वो सब कुछ जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते। रोहित ने हिम्मत करके फिर पूछा, क्यों, क्या है इस घर में? कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। फिर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और घर के अंदर झांकते हुए बोला, इस घर में अब कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ सिर्फ वो साया रहता है जो कभी इसी घर का हिस्सा था। ये सुनते ही रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बहुत साल पहले इस घर में तुम्हारे ही परिवार का एक आदमी रहता था। तभी रोहित के पापा ने उसे रोकते हुए कहा, बस अब और कुछ मत बोलो। लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं रुका। उसने भारी आवाज में कहा, सच छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो वापस आ चुका है। घर के अंदर माहौल और भी गंभीर हो गया। अब रोहित की नजर अपने पापा पर थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ सच जानने की जिद भी थी। आखिरकार उसके पापा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ जानना ही होगा। वो धीरे धीरे बैठ गए और बताने लगे, आज से करीब 15 साल पहले इस घर में मेरे बड़े भाई रहते थे, तुम्हारे ताऊ जी। उनका नाम था महेंद्र। रोहित ध्यान से सब सुन रहा था। उसके पापा आगे बोले, महेंद्र पहले बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगे। रात रात भर जागना, खुद से बातें करना और सबसे ज्यादा वक्त उस कमरे में अकेले बंद रहना। रोहित ने तुरंत पूछा, वही कमरा? पापा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उन्होंने आगे बताया, गांव के लोग कहते थे कि वो किसी काली ताकत के संपर्क में आ गए थे, लेकिन मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो सिर्फ बीमार है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रोहित की सांसें थम सी गई। उस रात घर के अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। जब हमने उस कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर महेंद्र नहीं थे। वहां सिर्फ दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर गहरे गहरे खरोंच। रोहित के होश उड़ गए। उसके पापा की आवाज अब कांपने लगी थी। उस दिन के बाद महेंद्र कभी नहीं मिले, लेकिन उसी रात के बाद इस घर में अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद होना, रात को किसी के चलने की आवाज और खिड़की के बाहर वो काली परछाई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पापा ने धीरे धीरे आगे कहा, और अब वो बूढ़ा आदमी, वो वही है, महेंद्र का अंश। हित को तुरंत रात वाली घटना याद आ गई। उसके पापा आगे बोले, गांव वालों ने हमें चेतावनी दी कि ये घर अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। फिर एक दिन वो मेरे सामने आया। रोहित की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो महेंद्र नहीं था। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें पूरी सफेद, और वो बस एक ही बात कह रहा था, मैं वापस आ गया। घर के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। अब रोहित समझ चुका था कि उसके पापा इतने सालों से क्यों डरते थे। लेकिन तभी अचानक फिर से वही ठक 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 की आवाज गूंज उठी। इस बार यह आवाज दिन के उजाले में आ रही थी। सबकी नजरें धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ मुड़ गईं, और इस बार दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया और उस अंधेरे कमरे के अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया। पूरे घर का माहौल अचानक भारी हो गया, जैसे हवा में ही डर घुल गया हो। रोहित, उसके पापा और बाकी सब लोग वहीं खड़े उस दरवाजे को घूर रहे थे, लेकिन किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। कमरे के अंदर इतना घना अंधेरा था कि दिन के उजाले में भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अंदर से हल्की हल्की खरोचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवारों को नोच रहा हो। रोहित के पापा ने तुरंत सबको पीछे हटने को कहा। मम्मी ने रोहित और उसकी बहन को पीछे खींच लिया, लेकिन रोहित की नजरें उस कमरे से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे दरवाजा और खुलने लगा और अब अंदर की दीवार का एक हिस्सा दिखाई देने लगा। दीवार पर अजीब से काले धब्बे और गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से बार बार उसे चीरा हो। का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो
निशान किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। तभी उस अंधेरे में कुछ हल्का सा हिला। रोहित ने सांस रोककर ध्यान से देखा और अचानक उसे दो सफेद चमकती हुई आंखें नजर आईं। ये देखकर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसकी बहन डर के मारे रोने लगी और मम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई चीज कमरे के अंदर से बाहर आ रही हो। रोहित के पापा ने घबराकर कहा, दरवाजा बंद करो जल्दी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, अचानक धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उसी पल वो चमकती आंखें गायब हो गईं। अब पूरा कमरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई चीजें, दीवारों पर खरोच और जमीन पर जमी मोती धूल, जैसे वहां सालों से कोई आया ही न हो। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उन्होंने देखा वो सच था या वहम। रोहित बार बार उसी जगह को देख रहा था जहां उसे आंखें दिखाई दी थी। तभी उसके पापा ने जल्दी से कहा कि सब लोग घर से बाहर चले। डर के मारे सभी तुरंत बाहर निकल गए। बाहर आकर भी रोहित का मन शांत नहीं हो रहा था। वो लगातार उस कमरे, उन आंखों और उस अजीब एहसास के बारे में सोच रहा था। तभी गांव का वही बूढ़ा आदमी फिर से उनके पास आया। उसने घर की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, वो जाग चुका है। रोहित ने घबराकर पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी उसके करीब आया और बोला, जिसे तुम लोग पीछे छोड़कर गए थे, वो अब अकेला नहीं रहना चाहता। ये सुनकर रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी वक्त रोहित को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसका दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि अब वो साया सिर्फ उस घर तक सीमित नहीं रहा। घर के बाहर खड़े होने के बाद भी रोहित का दिल शांत नहीं हो रहा था। उसे बार बार वही एहसास हो रहा था कि कोई उसके आसपास है, कोई जिसे वो देख नहीं पा रहा, लेकिन जो उसे लगातार देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव की गलियां सूनी थीं और कुछ लोग दूर खड़े होकर उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहित के पापा ने घबराकर कहा, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, अभी के अभी वापस चलते हैं। लेकिन तभी मम्मी ने याद दिलाया कि शादी आज रात ही है और ऐसे अचानक जाना ठीक नहीं होगा। कुछ देर तक सब चुप रहे। आखिरकार पापा ने फैसला किया कि शादी खत्म होते ही अगली सुबह वो गांव छोड़ देंगे और तब तक किसी रिश्तेदार के घर रुकेंगे। दोपहर तक सब लोग रिश्तेदार के घर पहुंच गए। वहां माहौल सामान्य दिख रहा था। लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कई लोग रोहित और उसके परिवार को देखकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो बाकी लोगों को नहीं मालूम। रोहित ये सब देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके मन में अब भी वही डर बैठा हुआ था। शाम होते होते शादी का माहौल पूरी तरह बन गया। घर रोशनी और सजावट से भर गया। ढोल नगाड़े की आवाज गूंज रही थी और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन रोहित को यह सब अजीब लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस खुशी के पीछे कुछ बहुत डरावना छुपा हुआ है। रात करीब 10 बजे शादी की रस्में शुरू हुई। रोहित भी वहां खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भीड़ में इधर उधर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़े एक अजीब से आदमी पर पड़ी। वो सफेद कपड़े पहने था, सिर झुका हुआ था और बिल्कुल हिल नहीं रहा था। रोहित ने ध्यान से देखा, नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। वो पूरी तरह सफेद थी। ये देखकर रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने एक पल के लिए आंखें झपकी और जब दोबारा देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। रोहित का गला सूख गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो साया उनका पीछा करते हुए यहां तक आ चुका है। रात गहराने लगी।
शादी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। रोहित भी अपने परिवार के साथ सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 2 बजे उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरे में हल्का अंधेरा था और बाकी सब लोग सो रहे थे, लेकिन कमरे के एक कोने में कोई खड़ा था, एक काली आकृति, बिल्कुल चुप और स्थिर। रोहित की सांसें थम गईं। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, उसका चेहरा साफ नजर आने लगा, वही सफेद आंखें और एक डरावनी मुस्कान। रोहित चिल्लाने ही वाला था कि अचानक वो आकृति गायब हो गई। रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि वो साया अब सिर्फ दिखाई ही नहीं दे रहा, बल्कि धीरे धीरे उसके और करीब आता जा रहा है। की हलचल थी, लोग इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन रोहित को यह सब अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सामान्य माहौल सिर्फ दिखावा हो और असली डर अब भी उसका पीछा कर रहा हो। रोहित ने अपने पापा से कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। उसके पापा भी अब और रुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए बिना देर किए उन्होंने हाँ कर दी। जल्दी जल्दी सामान पैक किया गया और पूरा परिवार गांव छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकले, रोहित को फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। दूर उस पुराने घर की छत पर वही काली आकृति खड़ी थी, जिसकी सफेद आंखें सीधे उसी को घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। रोहित ने तुरंत नजर हटा ली और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी गांव से बाहर निकलने लगी, लेकिन उसका मन बार बार पीछे देखने को कर रहा था। कुछ ही देर में गांव पीछे छूट गया और रोहित ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने घबराकर बताया कि गाड़ी अपने आप बंद हो गई है, जबकि उसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही थी। चारों तरफ सुनसान सड़क थी और अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसी समय रोहित को अपने कान के पास वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, भागकर कहाँ जाओगे? ये सुनते ही उसका खून जम गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक गाड़ी के शीशे पर अंदर की तरफ किसी ने उंगली से कुछ लिखना शुरू किया। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मैं साथ हूं। ये देखकर रोहित के हाथ कांपने लगे। उसकी बहन डर के मारे रोने लगी और मम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया। पापा ने सबको शांत रहने को कहा। अब डर अपने चरम पर था। तभी अचानक गाड़ी के पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया और जोर की आवाज के साथ हिलने लगा। सबकी नजरें उस दरवाजे पर टिक गईं। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से उसे पकड़कर धीरे धीरे बंद कर दिया हो, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब रोहित को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो साया उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। गाड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों की सांसें थम सी गई थी। दरवाजा अपने आप बंद होने के बाद कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रोहित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे उसकी धड़कन सबको सुनाई दे रही हो। बाहर सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। रोहित के पापा ने खुद को संभालते हुए ड्राइवर से कहा कि जल्दी गाड़ी स्टार्ट करे। ड्राइवर ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। पहली बार में गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन दूसरी कोशिश में इंजन अचानक चालू हो गया। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, सबने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन किसी के मन का डर कम नहीं हुआ था। रोहित खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन अब उसे हर पेड़, हर छाया में वही साया नजर आने लगा था। कुछ देर बाद रास्ता और भी सुनसान हो गया। चारों तरफ घना जंगल जैसा माहौल था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। अचानक वातावरण बहुत ठंडा और भारी महसूस होने लगा। तभी रोहित को खिड़की के बाहर कुछ अजीब दिखाई दिया। उसे लगा जैसे कोई काली आकृति गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही है।
उसने ध्यान से देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वही साया दाढ़ी के बराबर बराबर दौड़ रहा था और उसकी सफेद आंखें सीधे रोहित की तरफ देख रही थी। डर के मारे रोहित चिल्ला पड़ा, पापा, वो बाहर है। बाहर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। पापा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ घबरा रहा है, लेकिन रोहित जानता था कि उसने जो देखा वो सच था। गाड़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन अब माहौल और भी डरावना हो चुका था। अचानक गाड़ी के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया। सबको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उनके बीच ही बैठा हो। रोहित ने धीरे धीरे अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। सीट अपने आप दब रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां बैठी हो। उसकी बहन ने भी ये देखकर रोना शुरू कर दिया और मम्मी ने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब रोहित के पापा को भी समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी जितनी तेज हो सके उतनी तेज चलाए। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया और गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। लेकिन तभी अचानक सामने सड़क पर कोई खड़ा नजर आया। ड्राइवर ने तुरंत जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी झटके से रुक गई। सबकी नजरें सामने गई और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। सड़क के बीचों बीच वही साया खड़ा था। इस बार वो पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था। काला चेहरा, सफेद आंखें और एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। सड़क के बीचों बीच खड़ा वो साया अब धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे माहौल और भारी होता जा रहा हो। रोहित और उसका परिवार गाड़ी के अंदर बैठे उसे घूर रहे थे, लेकिन डर के मारे किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। रोहित के पापा ने हिम्मत करके ड्राइवर से कहा कि गाड़ी पीछे ले जाए, लेकिन गाड़ी जैसे जाम हो गई थी। इंजन चल रहा था पर पहिए हिल ही नहीं रहे थे। अब वो साया गाड़ी के बिल्कुल सामने आ चुका था। उसकी सफेद आंखें अंदर बैठे हर इंसान को घूर रही थी। अचानक उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। रोहित का गला सूख गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो साया सिर्फ उसी को देख रहा हो। तभी अचानक गाड़ी के बोनट पर जोर जोर से किसी के मारने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। सब डर के मारे सिहर उठे, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल वो साया अचानक गायब हो गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। अचानक गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरा और पूरी गाड़ी हिल गई। रोहित की बहन चीख पड़ी और मम्मी ने उसे कसकर पकड़ लिया। रोहित ने डरते डरते ऊपर देखा तो पाया कि गाड़ी की छत धीरे धीरे अंदर की तरफ दब रही थी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर बैठी हो। ड्राइवर घबराकर चिल्लाने लगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच गाड़ी के शीशों पर गहरे खरोंच के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज अपने नाखूनों से उन्हें रगड़ रही हो। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास वही आवाज सुनाई दी, तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। अचानक गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगी, जबकि ड्राइवर ने कुछ नहीं किया था। कुछ ही पलों में गाड़ी तेजी से आगे निकल गई और वो जगह पीछे छूट गई। अंदर सब लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी रोहित को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे अपने हाथ की तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। उसके हाथ पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी भी उसे पकड़कर नोचा हो और उन खरोंचों से हल्का हल्का खून निकल रहा था। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन अंदर बैठे किसी भी इंसान का डर कम नहीं हो रहा था। रोहित बार बार अपने हाथ पर बने खरोंच के निशानों को देख रहा था। वो निशान जैसे धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे
और उनमें हल्का हल्का दर्द भी बढ़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत अब भी उसे पकड़े हुए हो। उसकी मम्मी ने जैसे ही उसका हाथ देखा, वो घबरा गई और तुरंत अपने दुपट्टे से उसे बांध दिया, लेकिन उनके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। रोहित के पापा ने ड्राइवर से कहा कि बिना कहीं रुके सीधे शहर की तरफ गाड़ी चलाए। कुछ देर बाद गाड़ी जंगल से निकलकर खुली सड़क पर आ गई। बाहर का माहौल थोड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर का डर अब भी वैसा ही था। तभी अचानक रोहित को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार और भी साफ, तू बच नहीं पाएगा। ये सुनकर रोहित घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने अंदर से आ रही थी, जैसे कोई उसके दिमाग में ही बोल रहा हो। उसने घबराकर अपने पापा से कहा, पापा, वो अब मेरे अंदर है। ये सुनते ही गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। पापा उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के करीब पहुंचने लगी। लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाज और रोशनी वापस नजर आने लगी। जैसे ही वो शहर में पहुंचे, धीरे धीरे वो अजीब ठंडक कम होने लगी और रोहित को लगा जैसे वो साया थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। घर पहुंचने के बाद सबने राहत की सांस ली। रोहित ने सोचा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। वो अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी, उसकी सांस रुक गई। उसे कुछ पल के लिए अपना चेहरा अजीब लगा, से वो उसका अपना ही ना हो। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी सफेद हो गईं। रोहित घबराकर पीछे हट गया। उसने दोबारा आईने में देखा तो सब कुछ सामान्य था। वो पसीने से भीग चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि अभी जो हुआ वो सच था या उसका भ्रम। तभी अचानक आईने पर अपने आप कुछ लिखने लगा। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। ये देखकर रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि वो साया गांव में नहीं छूटा, बल्कि उसके साथ शहर तक आ चुका है। मुंबई लौटने के बाद भी रोहित की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। बाहर सब कुछ सामान्य था, भीड़, ट्रैफिक, लोगों की आवाजें, लेकिन उसके अंदर अब भी वही डर जिंदा था। उसे हर पल ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसके साथ है और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आईने पर लिखे शब्द, मैं अभी भी तेरे साथ हूं, उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये सच है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। कभी उसके कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी लाइट बिना वजह जलने बुझने लगती। रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। हर गुजरते दिन के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। एक रात करीब 3 बजे रोहित अचानक नींद से जाग गया। उसे साफ महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई मौजूद है। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके बिस्तर के पास एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। रोहित का शरीर जैसे जाम हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो आकृति धीरे धीरे झुकने लगी और उसका चेहरा रोहित के बिल्कुल पास आ गया। उसकी सफेद आंखें और डरावनी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी उस साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोहित के माथे को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ रोहित के माथे से लगा, रोहित की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे फिर वही गांव दिखाई देने लगा, वही पुराना घर और वही बंद कमरा। उस कमरे के अंदर महेंद्र खड़े थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। उनका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखें पूरी सफेद थीं और उनका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे हंस रहे थे और फिर उन्होंने सीधे रोहित की तरफ देखा, जैसे वो उसे पहचानते हों। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। ये सुनते ही रोहित जोर से चीखते हुए उठ बैठा।
उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। उसने चारों तरफ देखा, कमरा खाली था, कोई नहीं था। लेकिन उसके माथे पर एक काला निशान बन चुका था, जैसे किसी ने उसे छूकर अपनी पहचान छोड़ दी हो। अब रोहित पूरी तरह समझ चुका था कि ये सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये और भी खतरनाक हो चुका है। वो साया अब सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। मुंबई लौटने के बाद जो कुछ रोहित के साथ हो रहा था, उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके माथे पर बना काला निशान हर दिन गहरा होता जा रहा था, और उसके साथ उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। अब उसे सिर्फ रात में ही नहीं, बल्कि दिन में भी अजीब चीजें दिखाई देने लगी थी। कभी भीड़ में उसे सफेद आंखें नजर आती, तो कभी आईने में अपना चेहरा बदला हुआ दिखता। उसके पापा ने उसकी हालत देखकर एक पंडित को बुलाया। पंडित जी जैसे ही घर के अंदर आए, उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बहुत गलत है। उनकी नजर सीधे रोहित के माथे के निशान पर गई, और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि कोई साया उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। घर में पूजा शुरू की गई। मंत्रों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, रोहित की हालत बदलने लगी। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी, और वो अजीब आवाज में बोलने लगा, जैसे कोई और उसके अंदर से बात कर रहा हो। अचानक उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर घर के सभी लोग डर गए। पंडित जी ने मंत्रों की आवाज पर बात तेज कर दी और रोहित के माथे पर गंगाजल छिड़का। जैसे ही पानी उसके माथे को छुआ, वो जोर जोर से चीखने लगा, जैसे उसे बहुत तेज जलन हो रही हो। उसी समय रोहित के सामने वो साया फिर से दिखाई देने लगा। काली आकृति, सफेद आंखें और डरावनी मुस्कान। इस बार वो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। पंडित जी ने जोर से कहा कि वो यहां से चला जाए, लेकिन साया हंसने लगा और बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है। रोहित का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। उसके पापा और मम्मी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो खुद को छुड़ाने लगा। तभी पंडित जी ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और रोहित के माथे पर हाथ रखा। उसी पल रोहित के सामने फिर वही गांव, वही पुराना घर और वही बंद कमरा दिखाई देने लगा। उस कमरे के अंदर महेंद्र खड़े थे, पहले से भी ज्यादा डरावने रूप में। वो धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार रोहित ने डरने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली। चिल्लाया कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक सब कुछ हिलने लगा, जैसे कोई बंधन टूट रहा हो, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसके माथे का काला निशान धीरे धीरे गायब होने लगा। घर में गहरी खामोशी छा गई। पंडित जी ने धीरे से कहा कि खतरा टल गया है, लेकिन कुछ साए कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। उस दिन के बाद रोहित की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उसने इस घटना के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन वो आज भी उस रात को याद करके डर जाता है। ये थी उसकी कहानी, एक ऐसी घटना जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहती हैं, बिल्कुल उस साए की तरह। रोहित आज भी मुंबई में अपनी वही जिंदगी जी रहा है। ऑफिस जाता है, घर आता है, सब कुछ पहले जैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। उस रात के बाद उसकी सोच और उसका डर दोनों बदल चुके हैं। कई बार वो खुद से पूछता है कि क्या सच में वो साया चला गया या बस कुछ समय के लिए छुप गया है। क्योंकि कुछ रातों में जब वो बिल्कुल अकेला होता है, उसे अब भी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी कभी जब वो आईने के सामने खड़ा होता है, तो एक पल के लिए उसे अपना चेहरा अजीब लगता है, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और हो। वो तुरंत नजर हटा लेता है,
क्योंकि अब उसमें सच का सामना करने की हिम्मत नहीं बची। उसके पापा भी इस बारे में कभी बात नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी डर साफ दिखाई देता है, जैसे वो जानते हो कि ये सब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रोहित ने मुझे ये भी बताया कि कुछ महीनों बाद उसे अपने फोन में एक पुरानी फोटो मिली जो उसी गांव और उसी पुराने घर की थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस फोटो को उसने कभी खींचा चाह ही नहीं था। जब उसने उस फोटो को ध्यान से देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि घर की खिड़की पर कोई खड़ा था और उसकी सफेद आंखें सीधे उसे घूर रही थी। ये देखकर रोहित समझ गया कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद वो साया अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और अगर कभी आपको भी लगे कि कोई आपको देख रहा है या कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे, तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हर बार वो सिर्फ आपका वहम नहीं होता। कभी कभी कोई साया सच में आपका पीछा कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी रोहित की सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी जो डर के उस स्तर को छूती है जहां इंसान खुद पर भी शक करने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या इसमें आपको डर महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आपने खुद महसूस की हो या किसी अपने से सुनी हो, तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। तब तक रात में थोड़ा संभल कर रहना और अंधेरे में कभी अकेले मत जाना, क्योंकि कभी कभी आप सच में अकेले नहीं होते। मिलते हैं अगली कहानी में।